हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि एनयूएस बोर्ड की रिगार्डिंग आने वाली नई से नई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका कोड है 229, 10th क्लास के लिए सेकेंडरी कोर्स के लिए उसकी स्टडी को हम शुरू करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने एनयूएस बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेशन का ये वाला सब्जेक्ट रखा हुआ है उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वन बाय वन एक एक करके चैप्टर हम इसमें स्टडी करेंगे और उसमें दी हुई एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और आपके सब्जेक्ट यदि रखा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर इसका बेनिफिट होगा 100%। तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इस वीडियो में डाटा एंट्री ऑपरेशन का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर आने हैं उसके बारे में बात करेंगे और वन बाय वन आपको सारे लेसन हम स्टडी करवाएंगे। उसके बाद बीच में उसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी और उसका सोल्यूशन आपने या आंसर आपने कहां से लिखना है या कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा। जो भी आपको स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारी दूर की जाएंगी इस वीडियो में। सबसे पहले जो एनयूएस बोर्ड का डाटा एंट्री ऑपरेशन का जो सिलेबस है वो क्या है, ये आपके सामने सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग चैप्टर हैं। टोटल 9 चैप्टर हैं। ठीक है, 9 चैप्टर में आगे इसके सिलेबस दिया हुआ है। जो कंटेंट आगे दिए हुए हैं वही आपको एग्जाम में आने हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपने अपनी स्टडी को करना है और उसके रिगार्डिंग ही आपने पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था और कौन कौन से चैप्टर आपको जो एग्जाम में आएंगे अब उसके बारे में बात करेंगे। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई है। तो डाटा एंट्री ऑपरेशन का जो बाइफरकेट सिलेबस है जिसमें आपको पता है टोटल 9 चैप्टर है जैसे हमने अभी बात की है। तो लेसन नंबर दिए हुए हैं, टीएमए के अलग अलग लेसन दिए हुए हैं और पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए लेसन दिए हुए हैं। जैसे अभी अक्टूबर में एग्जाम आएगा तो आपको पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर 60% सिलेबस आएगा, जो 40% टीएमए वाला है वो सिलेबस नहीं आएगा। तो जो स्टूडेंट्स एनयूएस बोर्ड में पब्लिक एग्जाम में दे रहे हैं उनको अलग पेपर आता है, जो ऑन डिमांड में होते हैं उनको अलग पेपर आता है। यदि आप पब्लिक एग्जाम में हैं तो उसके लिए आपको 60% सिलेबस कवर करना होगा और जो ऑन डिमांड में है उनको 100% कवर करना होगा। पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस जो डाटा एंट्री ऑपरेशन का जो सब्जेक्ट है इसके सारे चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप सारे चैप्टर को स्टडी कर सकते हो चाहे आप पब्लिक एग्जाम में हो चाहे आप ऑन डिमांड में हो। ठीक है ना, आज हम आपको फर्स्ट लेसन जो है उसके बारे में स्टडी करवाएंगे। फर्स्ट लेसन पे चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो आप इस चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को दबा के रखें और इस वीडियो में अंत तक स्टडी करते रहें, तभी आपको कुछ समझ लगेगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं लगेगा यदि आपने पास होना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन पे चलते हैं। फर्स्ट लेसन है आपका, ये फर्स्ट लेसन आपका ओपन कर दिया मैंने, ये पहले से मैंने ओपन किया हुआ था। स्टार्टिंग में चलते हैं, ये देखो फर्स्ट बेसिक ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या क्या आपको लेसन में दिया हुआ है। जैसे एक्सप्लेन द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, डिफाइन सॉफ्टवेयर and its classification, distinguish between the system software and application software, describe the computer language and its classification। ये सारे इस लेसन में हमने स्टडी करने हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट इज कंप्यूटर, सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में पता होगा। कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये सभी को पता है कि जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जहां पे नहीं डिवाइस लिखा बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, आपके डाटा को ट्रांसफर करता है किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। हाई स्पीड, एक्यूरेंसी,
ठीक है। स्टोरेज ऐसी जो इसकी क्या है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके मेन पार्ट्स क्या हैं वो सभी स्टूडेंट को पता होगा। द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे आपके घर में पीसी पड़ा है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो उसके मेन पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और प्रिंटर है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं जो आपको बहुत जरूरी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट्स कौन से हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ये आपके मेन पार्ट्स हैं। उसके बाद कंप्यूटर कहते हैं कंप्यूटर कैन आल्सो डिफाइन इन द टर्म ऑफ द फंक्शन इट कैन परफॉर्म। ए कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, स्टोर डाटा, process data as desired and retrieve the storage data and when required and print the result in desired format। ये कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट देता है और उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का दिखाई दे रहा है जिसमें इनपुट यूनिट, उसके बाद मेमोरी यूनिट, उसके अंदर फिर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। उसके बाद क्या होता है आउटपुट यूनिट। तो इनपुट और आउटपुट यूनिट के सेंटर में आपका मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है उसके ठीक है ना, उसके एक ही डब्बे के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ये डायग्राम आपने बना के इसकी स्टडी कर लेनी है, इसको याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में आ सकती है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आप ये डायग्राम जो है बना के इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसमें जो सेंटर में दिया हुआ है जैसे इनपुट है, लास्ट में आउटपुट है, सेंटर में जो दिया वो सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, वो क्या है सीपीयू का पार्ट है। तो आगे चलते हैं, ये आपके अलग अलग पार्ट है। इसमें ये जो हमने पांच चीजें पांच बड़े हैं, इनपुट, ठीक है, आउटपुट और मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये पांच चीजें जो हैं, पांच मेजर ऑपरेशंस जो हैं वो क्या है, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस ऑफ function irrespective of their size and make. These are it accept data or instruction by way of input। ठीक है, इनपुट के तौर पे हम उसको क्या कहते हैं, देते हैं इंस्ट्रक्शंस जो एक्सेप्ट करता है डाटा। उसके बाद स्टोर डाटा, ठीक है, फिर क्या करता है प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है, स्टोरेज होती है और उसके बाद आपको क्या होता है रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट कहां से मिलेगा, आउटपुट में। तो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है वो इनपुट के थ्रू होंगी। ठीक है ना, पांच बेसिक ऑपरेशंस हैं ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनपुट में क्या होगा, ये देखो अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। इनपुट में दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मान लो आपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन कर दिया, कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया, तो आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज टाइप करना चाहते हो, आपने मान लो ए वाला बटन दबाया, वो क्या है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो इनपुट हो गई। तो आप इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस को यूज करोगे। जैसे आगे सेकंड है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट and it decided when it start receiving data, when to stop it and store data extra, it take care of step by step processing all operations। ठीक है, ये क्या करता है कंट्रोल करता है सभी चीजों को, जो आप इनपुट देते हो, जो आउटपुट बाद जो देनी है वो प्रोसेसिंग ऑफ एंड स्टोरेज दिखानी है। उसके बाद मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, जो आप डाटा यूज कर रहे हो, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको क्या करता है वो स्टोर करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही हमने सीयू पढ़ा, उसकी फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, ये भी एग्जाम में आ सकती है। एमयू की फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। तो जो एएलयू है वो क्या करता है, द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म, जो मेजर ऑपरेशन जैसे हम जो प्रोसेसिंग होती है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन होता है। ठीक है, वो सारा कुछ कहाँ होता है एएलयू के अंदर। उसके बाद जब आपने प्रोसेसिंग आपकी हो गई तो फिर क्या होगी आउटपुट। तो आउटपुट क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये है आपकी आउटपुट। जब अपने प्रोसेसिंग आपकी हो गई तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या है आउटपुट। द एएलयू एंड सीयू
ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जिसको बोलते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपने क्या करना है, इसको स्टडी कर लेना है। उसके बाद यू मे कॉल सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशंस बाय द कंप्यूटर। तो आपने अभी पढ़ा है, कौन से थे बेसिक ऑपरेशंस? इनपुट, उसके बाद लास्ट में आउटपुट था, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर दिया हुआ था जो देखो, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 5 ऑपरेशन क्या है, इसका ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन एएलयू अभी हमने पढ़ा है ऊपर, वो आपकी जो है डेफिनेशन है। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर। द टास्क परफॉर्मिंग द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहाँ पे होता है? अभी हमने देखा वो किसके अंदर होता है, जहां पे पढ़ा अभी हमने, एएलयू के अंदर होता है, ठीक है। जो सारे ऑपरेशन होते हैं एएलयू के अंदर, तो एएलयू इसका आंसर आएगा। एएलयू एंड सीएल ज्वाइंटली आर नोन एज, अभी हमने पढ़ा है ज्वाइंटली नोन एज क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो सीपीयू आ गया। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फ्रॉम गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो रिजल्ट वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम? आउटपुट, ठीक है। ये देखो हमने अभी पढ़ा था, वो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आउटपुट, ठीक है। ऐसे आप जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हो इन बिटवीन एक्सरसाइज को। आगे आ गया पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, जो कंप्यूटर के बाहर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। जो कहता है दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड अदर पेरिफेरल्स, ठीक है, ये होते हैं। जैसे इनपुट में आप अपना कीबोर्ड माउस लगा सकते हो, तो आउटपुट में जैसे आपने क्या लगाया हुआ है, ठीक है ना, मॉनिटर लगाया हुआ है, ठीक है ना, प्रिंटर लगाया हुआ है, तो वो आउटपुट है, ठीक है ना। ऐसे ही यदि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हो या पेन ड्राइव लगाते हो, वो अदर डिवाइसेस आ गए, ठीक है, ये होते हैं। तो आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, उसके बाद ट्रैक वाल, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद इसकी डेफिनेशन अलग अलग लिखी हुई। कीबोर्ड क्या करता है, आपको पता है कीबोर्ड, ये देखो कीबोर्ड इनपुट देने के काम आता है। इसमें 104 कीज होती हैं, अलग अलग कीज होती हैं, फंक्शनल कीज होती हैं कितनी? 12। उसके बाद स्पेशल कीज होती हैं, जिसमें एंड की होती है, शिफ्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, टैब की होती है, बैक स्पेस होती है, एंटर, शिफ्ट, ठीक है ना। ये सारी क्या है, जिसमें नाम लिखा होता है, वो सारी क्या है? स्पेशल कीज। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड होता है राइट साइड पे, ठीक है ना, वहां पे 0 से लेके 9 तक कीज होती हैं। टोटल जो अल्फाबेटिक कीज होती हैं वो कितनी होती हैं? 26, ठीक है। उसके बाद आगे आपका माउस। माउस आपको पता है माउस को क्या कहते हैं? जैसे चूहा भी कहते हैं, ठीक है ना। उसका एक पॉइंटर होता है, उसमें 3 बटन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट, राइट और सेंटर में होता है, ठीक है, स्क्रॉल व्हील बटन, ठीक है। तो वो यूज करते हैं इनपुट के लिए। लाइट पेन, लाइट पेन हम जैसे सेंसर के लिए यूज करते हैं। जैसे आपके पास टच टच वाला जो मोबाइल है, जिसमें जिसको लैपटॉप भी बोल सकते हैं, टच वाला हो सकता है, जहाँ कोई भी ऐसी चीज जो टच से चलती है, जिसके साथ आप लाइट पेन भी यूज करते हो, उससे लाइट पेन से आप क्या करते हैं? उस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, माउस की तरह उसको यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर क्या होता है? ऑप्टिकल स्कैनर क्या करता है? जे डिवाइस यूज करते हो आप ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। ये आपकी जो ऑटोमेटिक डाटा, जैसे बारकोड होता है, बारकोड रीडर बारकोड को करता है, तो ये स्कैन करता है आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, ठीक है। जैसे बारकोड है, बारकोड इसकी एग्जांपल है। बारकोड क्या करता है? जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आप सामान लेने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो मॉल में, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट के ऊपर लाइनें लगी होती हैं, वहां पे स्कैनर डालते हैं, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की आपकी स्क्रीन पे आ जाती है, ठीक है, वैसे यूज करते हैं। टच स्क्रीन, जैसे आप एटीएम में जाते हो, वो टच स्क्रीन है। जैसे मोबाइल जो एंड्रॉयड होते हैं, जहाँ, ठीक है ना, वो क्या है? टच स्क्रीन उस पर होती है। और उसके बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आप जैसे यूज भी करते होंगे, डेस्कटॉप माइक्रोफोन या हेल्ड माइक्रोफोन, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप बोल के अपनी आवाज जो है वो फीड कर सकते हो या सेव कर सकते हो। ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप और हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल हम यूज करते हैं जैसे कोई गेमिंग खेलनी है अपनी, वहां पे हम ट्रैक बॉल की यूज करते हैं, ठीक है ना। ये एक माउस की तरह होता है, यहाँ पे लेफ्ट राइट, ठीक है ना, अप एंड डाउन करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आ गए। आउटपुट डिवाइसेस में आएगा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। ठीक है, मॉनिटर जो है दो तरह के होते हैं, सबसे पहले सीआरटी और एलसीडी। ठीक है, दो तरह के हैं। जो पहले चलते थे वो सीआरटी मॉनिटर था। ठीक है, अब जो चल रहे हैं वो एलईडी मॉनिटर है। ठीक है, तो इस दोनों में क्या फर्क है? जो पहले थे उसमें ट्यूब लगी हुई होती थी, अब जो है उसमें डायोड लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे इन दोनों में फर्क है। ये दोनों जो मॉनिटर हैं अलग अलग तरह के हैं। इनकी जो नेक्स्ट इसमें डिफरेंशिएट भी करके दिखाया कि सीआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो कैथोड रे ट्यूब्स है। तो कैथोड रे ट्यूब, इसमें मैंने जैसे आपको बताया अभी ट्यूब लगी हुई थी, तो जिसमें कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर है वो क्या है? द टिपिकल मॉनिटर दैट यू सी द डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, जो आपके घर में पहले लगा हुआ था, आपने पुराना कंप्यूटर देखा होगा, वहां पे सीआरटी कंप्यूटर लगे। अब एलसीडी। ठीक है, एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अब तो एलईडी भी आ गए हैं। ठीक है, तो वहां पे एलईडी लगी होती है। तो इस टाइप के जो मॉनिटर है एलसीडी, जहां पे इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मीन इसके अंदर क्या लगा है? ठीक है ना, तो यहाँ पे एलईडी लगे होते हैं जो नए आ गए हैं। ठीक है, इनकी जो रेजोल्यूशन है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, जो अब आए हैं वो हाई रेजोल्यूशन के हैं। हाई रेजोल्यूशन मीन्स जिसकी 1280 मल्टीप्लाई 1024 पिक्सल होते हैं, ज्यादा रेजोल्यूशन होती है। जो पहले होते थे उनकी कम रेजोल्यूशन होती थी। ठीक है, अब प्रिंटर आ गया। प्रिंटर हमारे पास जैसे मॉनिटर दो तरह के होते हैं, याद रखना, मॉनिटर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। और प्रिंटर होते हैं चार तरह के: लेजर प्रिंटर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर करता क्या है? प्रिंटर आपके कंप्यूटर में से जो आप काम करते हो, जो सेव करते हो, वो सॉफ्ट कॉपी होता है। तो उसको हार्ड कॉपी में एक्सचेंज करने के लिए आप किए गए काम को, मान लो आपने एक एप्लीकेशन लिखी, जब आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे, टाइप कर लिए, तो उसका आपने प्रिंट निकाल लिया। वो कहां से निकालोगे? प्रिंटर के थ्रू, वो हार्ड कॉपी बन गई। ठीक है, ऐसे अलग अलग आपके पास प्रिंटर है। जैसे लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो होता है सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है और स्पीड भी ज्यादा होती है। ठीक है, फास्ट काम करता है। तो जैसे आपने कहीं ऑफिस में देखा होगा, जहां स्कूल में देखा होगा, तो लेजर प्रिंटर जो है उसकी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग और हाई स्पीड होती है। तो उसके बाद ये इसने बताया भी हुआ है हमें कि जो प्रिंट अप टू 2000 पेज पर मिनट कर सकता है ये। ठीक है ना, तो जो ये ब्लैक एंड व्हाइट, यदि कलर पेज निकालने तो 100 पेज पर मिनट ये निकाल सकता है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड जो पहले हमने लेजर प्रिंटर की बात की उससे थोड़ी कम होती है। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो निकालते हैं कलर प्रिंटिंग। तो उसमें क्या होता है? इसमें इंक जो है उसकी बोतल पड़ती है। ठीक है, अब जो आ गए हैं उसमें बोतल पड़ती है, ऐसा टैंक लगा होता है, अलग अलग चार कलर की बोतल, जो कलर की जो इंक है वो डलती है। जैसे रेड की है, ब्लू की है और ब्लैक होती है। ठीक है, एक पिंक होती है। ठीक है, तो ऐसी जो इंक है वो इसमें डलती है। तो उसके कॉम्बिनेशन से आप के जो कलर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप कलर प्रिंटिंग निकाल सकते हो। ऐसे आ गया डॉट मैट्रिक्स, जो पहले चलता था अब नहीं चलता। डॉट मैट्रिक्स में कैरेक्टर पर सेकंड से वो क्या करता है? टाइपिंग करता है। इसमें होता क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वेरी पॉपुलर था पहले, वन पॉइंट टाइम। ठीक है ना, ये क्या करता था? इसमें क्या करता था? फिजिकल हिट होता था कागज पे, यानी कि कागज पे ऐसे टक 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 करता था, जैसे टाइपराइटर होता है ऐसे करता था। और आपने एक याद रखना, सीपीएस की फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है एक एक लाइन को जनरली प्रिंट करता है। यदि आपके पास कोई लार्ज डॉक्यूमेंट आपने करना है प्रिंट, उसके लिए इसको यूज करते हैं। जैसे बैंकिंग में हमने स्टेटमेंट निकालनी है बहुत बड़ी सी, वहां पे यूज करते हैं। जहाँ कहीं ऑफिस में कोई बड़ी स्टेटमेंट है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको प्रिंट निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए लाइन प्रिंटर जो है यूज करते हैं। आपके सामने इसकी तस्वीर दिखाई दी गई है। उसके बाद प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? ठीक है, जैसे आपने ये आउटपुट डिवाइस है सर, तो इसमें क्या है कि यदि आपने जैसे कोई बड़ा सा प्रिंट निकालना है, जैसे कोई मैप का निकालना है, ऐसे कोई भी ऐसा प्रिंट निकालना है कलर, ठीक है ना, वो जो पहले था लाइन प्रिंटर वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये प्लॉटर जो है वो कलर भी निकाल सकता है। तो उस आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा निकालना है। तो ठीक है ना, बड़े प्रिंट निकालने के लिए ये प्लॉटर की हम यूज करते हैं। तो प्लॉटर कहता है ये दो तरह के अलग अलग डिजाइन है, फ्लैट पैड और ड्रम प्लॉटर। ठीक है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें जो फ्लैट होता है उसका स्मॉल साइज होता है,
और ड्रम वाले में इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये तस्वीर आपके सामने दिखाई हुई है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइस, वो है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, हम स्पीकर की यूज करते हैं ना घर में, क्या करते हैं, गाने सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, और ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये थे आपके आउटपुट डिवाइसेस। अब आपके सामने आ गया राइट द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, माउस इज एन आउटपुट डिवाइसेस। बताओ आप कमेंट करके कि माउस आउटपुट डिवाइस है। नहीं, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। फॉल्स। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कंटेंट रीडर। ऑप्टिकल कंटेंट रीडर, यस, ठीक है, ये ट्रू है। LED मॉनिटर इज यूज्ड टू नोटबुक कंप्यूटर। फॉल्स। LED मॉनिटर नोटबुक कंप्यूटर थोड़ी है। स्पीड ऑफ द डॉटमेटिक प्रिंटर इज मेजर्ड इन द कैरेक्टर पर सेकंड। अभी हमने CPS की फुल फॉर्म मैंने बताई, कैरेक्टर पर सेकंड, वही आंसर है जहां पे, ये सही आएगा इसका आंसर। ठीक है, प्लॉटर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी ड्राइंग एंड इमेज, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है ना, ये ऐसा आएगा इसका भी आंसर। उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज यूज करते हैं, कंप्यूटर को यूज करना है ना, वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज द रिक्वायर्ड, अर्जेंटली रिक्वायर्ड टू द कंप्यूटर। यदि मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं या यूटिलिटीज बोलते हैं, ठीक है ना, सेटिंग कर दिया आपने, आपने अभी पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं इंस्टॉल किया, तो आपका कंप्यूटर जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड पार्ट है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे मान लो आपने कोई भी, जैसे अडोब रीडर है, या आपने कोई फोटोशॉप इंस्टॉल करनी है, ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है, वो सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वो आप अपनी सुविधा के लिए उसको क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है वही बताया आपने, ठीक है ना, आप देख रहे हो, आपने अपनी बुक में से स्टडी कर लेना है। ठीक है, किसमें बताया हुआ है सारा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी ज्यादा जरूरत होती है हमारे कंप्यूटर को, तो अर्जेंटली रिक्वायर्ड होता है, तो इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया कि जो हम अपनी सुविधा के लिए, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उसकी यूजेस करते हैं, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये कुछ एग्जांपल्स इसने दी हुई हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, MS परफेक्ट, MS वर्ड, ओपन ऑफिस .org राइटर। ठीक है, ये ओपन ऑफिस है। ये ओपन ऑफिस क्या होता है ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा। ठीक है, स्प्रेडशीट, जिसमें आपका आ गया MS एक्सेल, ऐसे प्रेजेंटेशन, इसमें आ गया आपका MS पावर पॉइंट। ऐसे ही जो लास्ट में दिए हुए हैं ना, जैसे वेबसाइट पे, वो क्या है, जैसे ओपन ऑफिस लिखा हुआ .org, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो जो है आप ऑनलाइन यूज करते हो, वो उसका जो एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है ना, ये एक वीडियो इसकी अलग से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक्सेस आएगा, MS एक्सेस, इसमें भी ओपन ऑफिस .org बेस, ठीक है ना, तो वो आता है। तो ग्राफिक्स टूल कौन से हैं, पेंट है, शो प्रो है, अडोब फोटोशॉप है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्राफिक्स टूल है। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द सम सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, तो आपने कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है, आप कौन सी विंडो यूज करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हैं। तो यदि आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल पूछनी है, तो उसमें क्या लिखना है आपने, ये आप लिख सकते हो, पेंट, पेंट लिख सकते हो, MS परफेक्ट लिख सकते हो, MS वर्ड लिख सकते हो, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ठीक है, ये सारे क्या है, फोटोशॉप लिख सकते हो, अडोब रीडर भी लिख सकते हो, ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज पे। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, जो भाषा कंप्यूटर समझ सकता है, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आप क्या हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, जो भी आपकी स्टेट लैंग्वेज है वो समझ सकते हो, पर कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझता, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो पहले हमने लो लेवल लैंग्वेज देखनी है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, द टर्म लो लेवल लैंग्वेज मीन्स क्लोजनेस टू द वे इन विच द मशीन्स अंडरस्टैंड। वो लैंग्वेज जो क्या करता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको लो लेवल कहते हैं। जिसमें आएगा फर्स्ट मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में क्या आएगा, 0 और 1,
जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर किसको कहते हैं? 0 और 1 को। ये अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या आएगा? दिस इज द लैंग्वेज वेयर द मशीन कोड्स कंप्रेसिंग ऑफ 0 एंड 1, जो कोड बन जाता है। ठीक है, जिसको सिंबॉलिक कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कोड बन जाता है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा तो समझेगा नहीं, आपका नाम लिख दो वो भी नहीं समझेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि आपका नाम क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश भी नहीं समझता, पंजाबी भी नहीं समझता, वो कौन सी भाषा समझता है? ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। ठीक है ना, उसमें सिर्फ 0 और 1 की कोडिंग होती है, आपने जो टाइप किया उसको वो चेंज करेगा पहले किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज में फिर वो समझेगा। उसके बाद आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज होगी, जिसमें जो बिगिनर, बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये फुल फॉर्म भी आपने याद कर लेनी है, जो हमने पहले जो हम यूज करते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो क्या है? बेसिक लैंग्वेज। उसके बाद आ गई, जैसे कबोल आ गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद कर लेनी है। ये आ गई स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद फोर्ट्रेन आ गई, फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डेवलपिंग फॉर द सॉल्विंग द मैथमेटिक एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए फोर्ट्रेन यूज करने लगे। सी, सी क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है सी। ठीक है, याद रखना है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसके लिए यूज करते हैं? पर्पज फॉर ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम, कमर्शियल एप्लीकेशन, डेवलपिंग गेम्स। आप जो गेम खेलते हो ना, वो सारी सी के अंडर प्रोग्राम उसके लिखे होते हैं, तो सी के अंदर उसको बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस उसका एक वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो सी की फुल फॉर्म क्या है? सी प्लस प्लस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस। ये आपकी अलग अलग लैंग्वेज हो गई। ठीक है ना, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आ गया कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? ठीक है, द सॉफ्टवेयर that reads a program written in high level language and translate into equivalent program in the machine language is called a compiler। जो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है ये जो रीड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज, उसमें को क्या कहते हैं? कंपाइलर। ठीक है, उसके बाद एक होता है सोर्स प्रोग्राम। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द प्रोग्राम्स रिटन बाय द प्रोग्रामर इन द हाई लेवल लैंग्वेज। जो कोई भी प्रोग्रामर है, जैसे कोई कोडिंग लिखता है, उसको सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो जो जनरल प्रोग्राम, द प्रोग्राम जनरली बाय द कंपाइलर आफ्टर द ट्रांसलेशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, जो प्रोग्राम जो होता है कंपाइलर के बाद, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये आपके पास एक डायग्राम है, इसको भी आपने बना के देख लेना। सोर्स प्रोग्राम जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है कौन सी लैंग्वेज में? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, जन की मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, एक होता है असेंबलर, हमने अभी पढ़ा कंपाइलर और असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो ये कहता है रीड ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू द इक्विवेलेंट प्रोग्राम ऑफ द मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है? ये आपकी असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ये यहाँ पे लिखा है असेंबलर क्या है? सोर्स प्रोग्राम को चेंज करता है मशीन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, मींस मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, फॉल्स। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू प्रोग्राम देन लो लेवल। हाँ, हाई लेवल जो इजी होती है लो लेवल से। ठीक है, यहाँ पे आएगा ट्रू। कंपाइलर, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रेन इज यूज्ड टू सॉल्व द साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। यस, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखो जहाँ पे लिखा हुआ है, जो फोर्ट्रेन है मैथमेटिकल साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, ट्रू है। तो सी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी है यहाँ पे सी की। सी क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद है आपका कंपाइलर कन्वर्ट इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये भी अभी हमने पढ़ा है, जस्ट ट्रू है। बट यू हैव लर्न, अब आपने क्या पढ़ा है? आप देख रहे हो कि आपने इस वीडियो में क्या क्या स्टडी किया है। मैंने आपको सबसे पहले क्या करा? व्हाट इज कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर के जो मेजर
ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में स्टडी करवाया, उसके बाद इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी कराया, उसके बाद लैंग्वेज के बारे में स्टडी करवाया। ठीक है, वो सारा आपने पढ़ लिया। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें व्हाट इज ए कंप्यूटर, ड्रा ए ब्लॉक डायग्राम हमने सबसे पहले मैंने आपको दिखाई, वो आपने बना के देख लेनी है। व्हाट इज कंप्यूटर, वो डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द वेरियस यूनिट। ठीक है, जो कंप्यूटर के अलग अलग जो फंक्शन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद व्हाट इज द इनपुट डिवाइस, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस द आउटपुट डिवाइस। डिस्कस टू बेसिक टाइप ऑफ द मॉनिटर। ठीक है, आपने इसके बारे में भी लिखना है। उसके बाद व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन सी कैटेगरी होती है, डायग्राम बना के दिखाएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट। लेजर प्रिंटर कौन सा होता है, मैंने बताया ना, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, हाई क्वालिटी है और इसकी प्रिंटिंग भी तेज होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, आपने अभी पढ़ी। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, कंपाइलर के जो ट्रांसलेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर आपका जो बड़े बड़े नक्शे निकालने के लिए काम आता है। राइट इज नॉट ऑन द कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपने कंप्यूटर लैंग्वेज जो सभी हमने पढ़ी है उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक है, ये आपका जो हो गया सारा आंसर। तो ये कुछ इन्होंने नीचे दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं जो हमने ऊपर किए हैं, आप यहाँ से भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने फर्स्ट लेसन को अच्छे से स्टडी कर लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको जो भी सारा बताया गया है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नहीं तो आप वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फर्स्ट लेसन जो है उसके बारे में अच्छी तरह समझ चला है या नहीं चला। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बारी आ गई क्वेश्चन आंसर की, जो आपके क्वेश्चन आंसर है। तो यदि आपने क्वेश्चन आंसर आपको डिक्टेट नहीं करने आते या नहीं ढूंढने आते, उसका मैं आपको मेथड भी बताता हूँ। आपने ये वाला क्वेश्चन मान लो नहीं आता, तो आपने इसके नोट्स बनानी है। तो मैंने जहां से किया इसको कॉपी। एक आजकल जो एआई टूल चलता है चैट जीपीटी मैंने ओपन किया हुआ है chatgpt.com, जहां पे आपने लॉगिन कर लेना। जहां पे मैंने मैसेज डाला, ठीक है, इस आंसर का, तो मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, ये जो कंप्यूटर है ये आपको लिख के बता देगा। आप ऐसे अपने क्वेश्चन का आंसर जहां से भी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा आपने पढ़ लेना है कि आप उसने 2 का पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, या नहीं लिखा, तो ये जरूर कर लेना है। ये हमारे से लॉगिन मांग रहा है, ठीक है ना, तो आपने पहले लॉगिन कर लेना, फिर आपको ये यूज करने देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, यदि आपने ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है तो एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आप neerajbooks.com की वेबसाइट पे जाके नीरज पब्लिकेशन की जो बुक्स है, हेल्पिंग बुक्स, डाटा एंट्री ऑपरेशन की शॉर्ट बुक्स आएगी, वो आप परचेज कर सकते हो। ये आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ। कहाँ पे जाना है आपने, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ एक बार। तो आपने सबसे पहले neerajbooks.com पे जाना है। जहां पे जाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ रहा है एनओएस की जो बुक्स है उसका लिंक आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने 10th और 12th का आ रहा है। 10th का हमने किया तो 10th पे क्लिक करोगे, उसके सामने फुल कोर्स रेफरेंस बुक्स आप पे क्लिक करोगे। जहां पे आपने कंप्यूटर साइंस की फाइंड करनी है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये नीचे को आ जाना है आपने। तो जहां पे कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स है वो आपने फाइंड करनी है। ये आपको कोड मिल गया, ये देखो इंग्लिश मीडियम की है, तो इंग्लिश मीडियम पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ये देखो आपकी जो 280 की बुक्स है आपको 140 की मिल रही है। ठीक है, तो आपको 50% पहले डिस्काउंट हो रहा है। तो यदि आपने ये बुक्स परचेज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आउट ऑफ स्टॉक फिलहाल तो दिखा रहा है, जो आ जाएगी प्रिंटिंग के लिए। तो यदि आपने इस बुक्स को परचेज करना है तो आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हो, जहां आउट ऑफ स्टॉक की जगह पे बाय आ जाएगा एड टू कार्ट। ठीक है ना, वहां पे ये चली जाएगी। तो वहां पे जाके आप एनओएस स्टडी का कूपन कोड यूज करके 5% आपको और डिस्काउंट मिल सकता है। यदि आपने ज्यादा बुक्स डिमांड करनी है तो आप सभी बुक्स का, यदि आपका एमआरपी जो 1000 बन जाता है, तो आप वहां पे आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया,
कहीं और पे, ये देखो 10% का दिखा रहा है, आज आपके सामने फ्लैक्स चल रही है 50%, वैसे ही है 10% ऑफ क्या है जब आपका 1000 से अब हो जाता है एमआरपी, तो 5% आपको और डिस्काउंट मिलेगा यदि आप एनुअल स्टडी का कूपन कोड यूज करोगे। आपको एनुअल स्टडी का कूपन कोड हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। neededbooks.com की बुक्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे स्टडी कोड जो डालना है, अपने कूपन कोड डालना है वो भी मिल जाएगा, तो आप ऐसे बुक्स भी परचेज कर सकते हो अपनी कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आएंगे लेसन नंबर 2 के साथ। लेसन नंबर 2 जो है वो आपके सिलेबस में, जैसे मैंने बताया आपको, ये लेसन नंबर जो 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वैसे तो टीएमए का सिलेबस है, ठीक है। जो पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं उनको ये लेसन नंबर 2 नहीं आएगा, पर लेसन नंबर 2 आएगा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हमने सभी लेसन करने हैं, और फर्स्ट लेसन अभी कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेसन नंबर 2 की वीडियो के साथ। तो यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद लेसन नंबर 1 के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए।